हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर करने वाले हैं। टीजीटी साइंस का स्टार्ट कर रही हूँ मैं। टीजीटी साइंस, ठीक है, एस्टेट टीजीटी साइंस। ये बच्चों देखो, एक नंबर में या फिर कई बार इससे 2 क्वेश्चन भी डाल देता वो, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो हम इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला वर्ड है एटम। एटम क्या होता है? एटम देखो बच्चों, एटम एक सबसे पहले तो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनकटेबल, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, ठीक है। जो ये वर्ड दिया था डेमोक्रेटस ने दिया था। जो हमारे पास एस्टेट में टीजीटी में आता है ना, वो 9th 10th का तो हमारे पास आता है एडवांस लेवल, और 11th और 12th का आता है हमारे पास बेसिक लेवल। तो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे एटम वर्ड दिया किसने? डेमोक्रेटस ने। ये नहीं पूछेगा ग्रीक वर्ड है या नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब जो हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है, मैं भी, आप भी, सारी दुनिया में कोई भी चीज है वो एटम से मिलकर बनी। एटम किससे मिलकर बना? एक तीन ही पार्टिकल से मिलकर बना है। प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक है। जो एटम है तीन ही पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो +1 होता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है -1 होता है, और न्यूट्रॉन के पास होता है चार्ज 0, ठीक है। अब देखो बच्चों, एटम तो इनसे हम लोग एटम से मिलकर बने, एटम इनसे मिलकर बना, लेकिन ये किससे मिलकर बने? ये जो प्रोटॉन होता है हमारे पास, प्रोटॉन होता है वो मिलकर बना होता है क्वार्क से। प्रोटॉन मिलकर बना होता है क्वार्क से, ठीक है। प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है? क्वार्क से। अब क्वार्क 2 टाइप के होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ठीक है। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क सॉरी। अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो होता है +2/3, और डाउन क्वार्क के पास जो चार्ज होता है -1/3। अब देखो, प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, लेकिन अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के पास कितना होता है? +2/3 और -1/3। अब प्रोटॉन कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन के पास हमें पता है चार्ज 1 है। अगर मैं 2 की अप क्वार्क के साथ और प्लस में डाउन क्वार्क कर दूं तो कितना आएगा? 4/3 -1/3 यानी कि 1, ठीक है। इसका मतलब 2 अप क्वार्क, ठीक है, प्लस में 1 डाउन क्वार्क। ये पूछ सकता है जो प्रोटॉन है कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है? 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क, ठीक है। चार्ज कितना आ गया? +1, ओके। अब देखो, जो न्यूट्रॉन है हमारे पास, न्यूट्रॉन, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0 होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। ये कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है? अब देखो, अगर मैं ये कर दूं कि जो अप क्वार्क है उसके अंदर +2 डाउन क्वार्क, अप क्वार्क +2 डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की वैल्यू कितनी है? 2/3 +2 × -1/3 यानी कि 0। 2/3 -2/3 समझ में आ गया ना? 2/3 -2/3 0। न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से मिलकर बना है? 1 अप क्वार्क से और 2 डाउन क्वार्क से, ठीक है। ये सीधा डायरेक्टली पूछ लेता कि प्रोटॉन कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है। ये है एटम का बेसिक, ठीक है, जो एटम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है यूनिवर्स का, जिसकी कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। हम एटम को बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, जो एटम है, एटम के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था। जॉन डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम ही एक स्मॉलेस्ट, एटम ही एक सबसे छोटी इकाई है, एटम के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब जो इस संसार में कोई भी छोटी से छोटी चीज है वो एटम है। ये बताया था जॉन डाल्टन ने, शुरू में, स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। इनको तब तक ये नहीं पता था कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो इन्होंने अपनी फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज की थी? जॉन डाल्टन ने। इन्होंने क्या बताया था कि जो कोई भी मैटर है ना,
मैटर किससे कंसिस्ट होता है, किससे बनता है, इंडिविजुअल एटम से। हम एटम को देख नहीं सकते, जो मैटर है किससे कंसिस्ट होता है, इंडिविजुअल एटम से, ठीक है। ऑल द एटम इन ए गिवन एलिमेंट, एक गिवन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होते हैं आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है। अब देखो एटम है, ये कोई भी एलिमेंट है, इसके अंदर एटम प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इनके अंदर है ना वंडरवाल फोर्स होती है, ठीक है, इसके अंदर वंडरवाल फोर्स होती है, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, इस एटम की, हाइड्रोजन की, इस हाइड्रोजन की, इनकी प्रॉपर्टी है वो सारी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, ये सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि सेम ही एलिमेंट है, सेम इनके अंदर वंडरवाल फोर्स है। अब जो H2 मॉलिक्यूल है इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी प्रॉपर्टी एक अलग है क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ये H2 है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अपनी सेम होती है, ठीक है। तो सॉरी, इन्होंने क्या बताया कि जो एटम है, ऑल द एटम इन ए गिवन एलिमेंट, हर एक एटम गिवन एलिमेंट की आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी और डिफरेंट एलिमेंट इन डिफरेंट मास। अब देखो अगर मैं ले लूँ हाइड्रोजन और ले लूँ ऑक्सीजन, डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट एटम है। हाइड्रोजन का जो मास है हमें पता है 1 होता है, ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना होता है, 16 होता है। देखो ये नहीं पता ना, कई बायो वाले बच्चे भी हैं, फिजिक्स वालों को तो पता होगा, बायो वालों को भी इतना तो पता ही है, लेकिन ये हम पीरियोडिक टेबल में अच्छे से करेंगे, ठीक है, कैसे हम निकालते हैं। एक आधा क्वेश्चन ये भी डाल देता है 118 नंबर कौन सा, 116 नंबर कौन सा, तो हम पीरियोडिक टेबल में करेंगे। तो मास इसका 16 है, मास इसका कितना है, 1 है, ठीक है। ये डिफरेंट एटम है, डिफरेंट इनका मास है, ठीक है, डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी, हाइड्रोजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तीसरा इसने क्या बोला था, कंपाउंड आर फॉर्म्ड, कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड जब जोड़ा बनता है व्हेन द एटम इज डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो, फिक्स रेशियो के अंदर जब एटम कंबाइन करते तो कंपाउंड बनता है। जैसे मैं अगर वाटर बनाना चाहती हूँ, अगर मैं वाटर बनाना चाहती हूँ तो मुझे पता है ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल चाहिए और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल की, यानी कि अगर ये 2:1 रेशियो में जुड़ेंगे ना तभी हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे जोड़ दूं H2O2 2:2 यानी कि 1:1, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास वाटर नहीं बनेगा। इसका मतलब कोई भी चीज, कुछ भी अगर हम बनाना चाहते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर 1:2 1:2 में अगर जोड़ेंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अगर 1:1 में जोड़ देंगे अगर इसको तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। इसका मतलब एक फिक्स रेशियो होना जरूरी है। जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो एटम इज डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो, एक फिक्स रेशियो है, चाहे समुद्र का पानी ले लो, चाहे हमारे पास जो हमारा टैप वाटर है वो ले लो, जो पानी का जो रेशियो है वो 2:1 ही रेशियो होएगा, ठीक है। तो ये तीसरा इसका पॉइंट जॉन डाल्टन थ्योरी का। अब फोर्थ पॉइंट है केमिकल रिएक्शन रीऑर्गेनाइजेशन होगी। मतलब क्या, अगर मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लूँ, C+ में O2 ले लूँ और CO2 बना लूँ, तो इसमें रीऑर्गेनाइजेशन होगा, यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ जाएंगे। अब कोई भी रिएक्शन ले लो, ठीक है, उसमें मतलब ये नहीं है कि कोई भी एटम को हम खत्म कर दें, यहाँ पे 1 कार्बन है 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन। मतलब क्या है, हम किसी भी एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर हमें वहाँ पे जितने एटम दे रखे हैं उतने ही हमें प्रोडक्ट में मिलेंगे, चाहे प्रोडक्ट चाहे कुछ भी बने, ठीक है। हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं एटम को, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, भाई यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। से H2 है प्लस में हाफ O2 H2O, ठीक है, ये यहाँ आ गया, 1 ऑक्सीजन है 2 H2 है 2 H2 है। तो ये क्या है, जॉन डाल्टन ने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था, अपनी थ्योरी में इसने 4 पॉइंट दिए थे। ये पहला ही एक्सपेरिमेंट था जॉन डाल्टन का, जिसने बोला था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और एटम के हम और टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फराडे जो है वो अपना कोई भी लाइब्रेरी में जो लैब में वर्क कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो एटम है उसके अंदर भी कुछ है, एटम को भी हम तोड़ सकते, उसने फील किया। तो एटम को, तो इसलिए उसने जो हमारे पास जॉन डाल्टन की जो थ्योरी है उसको डिस्कार्डेड किया कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम के भी हम और टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। तो एटम के जो और टुकड़े हैं, एटम के हमें पता है हम 3 टाइप से एटम को तोड़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के ऊपर वर्क किया, ठीक है, और जिसमें से, हाँ जी, अब देखो जो एटम हमारे पास वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। अब देखो इनके बारे में जरूरी है क्योंकि कई बार है ना क्वेश्चन यहीं से डाल देता है कि एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। जो सबसे पहला है प्रोटॉन, देखो सबसे पहले हम इनकी डिस्कवरी जानेंगे, ठीक है। मैं आपको वो सारी चीजें नहीं करवाऊंगी कि उसमें ट्यूब में डालकर फिर प्रोटॉन कैथोड रे निकली, क्योंकि वो आपके पेपर में नहीं आएगा। एस्टेट में, टीजीटी में जितना पूछा जाता है उससे ये मेरा ये मान लो जितना मैं यहाँ पे करवाऊंगी ना उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है, लेकिन इसका जो नामकरण किया था ना वो किया था रदरफोर्ड ने। जो प्रोटॉन का नामकरण किया था वो किया था रदरफोर्ड ने, डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है। अब जो प्रोटॉन हमारे पास, मैंने पहले ही बता दिया था, जिसके पास चार्ज होता है वो होता है +1। प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है +1। एब्सोल्यूट चार्ज, बिल्कुल एब्सोल्यूट एक्यूरेट चार्ज होता है +1/6 10⁻19 कूलम, लेकिन हम +1 ही मानेंगे पूरी एंटायर केमिस्ट्री में। हम प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो +1 ही मानेंगे, ठीक है। अब जो प्रोटॉन का जो मास है वो हम जो AMU में मास होता है 1.00763 AMU, ठीक है। बट अगर हम, ये होता है AMU में, लेकिन AMU इतनी छोटी यूनिट है कि हम मतलब उसको जो मास प्रोटॉन का दे रखा वो AMU बहुत छोटी यूनिट है, उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से। तो जो हमारे पास मास आ जाता है, आपको सीधा ये मास याद करना है प्रोटॉन का, ठीक है। प्रोटॉन का ये मास याद करना है, इसका चार्ज +1 होता है। गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी, रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था। अब जो EM रेशियो क्या था, चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो, वो किसने निकाला था, जे थॉमसन ने। EM रेशियो किसने निकाला था, जे थॉमसन ने। किसी चीज के ऊपर कोई चार्ज है अपॉन उसका मास लेकर हम EM रेशियो निकालेंगे, तो हमने प्रोटॉन का जो चार्ज था और प्रोटॉन का जो मास 9.56 10⁻4 कूलम पर ग्राम, ये है प्रोटॉन का मास, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। अब जो प्रोटॉन की जो उत्पत्ति, प्रोटॉन कहाँ से मिला हमें, एनोड रे से मिला। प्रोटॉन कहाँ से मिला हमें, एनोड रे। इसका एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं करने की कि मैं ट्यूब लेकर वो करवाऊं, बस आप ये 5 पॉइंट प्रोटॉन के बारे में याद कर लेना, ठीक है। अब सेकंड है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो की थी जे थॉमसन ने, ठीक है। लेकिन इसका जो नाम दिया था वो दिया था स्टोने ने। नाम किसने दिया था, स्टोने ने। डिस्कवरी किसने की थी, थॉमसन ने। वही सेम इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1। एब्सोल्यूट चार्ज एक्यूरेट होता है -1.6 10⁻19 कूलम, और ASU में इलेक्ट्रॉनिक स्टेट यूनिट है 4.8 10⁻−10 यूनिट, ठीक है। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, हमें सिर्फ ये मास याद रखना, ये मैंने ऐसे रिलेटिव मास है AMU में दे रखा है, इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके हमारे पास ये मास आ जाएगा। लेकिन हमें मास सिर्फ ये याद करना 9.1 10⁻28, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, 9.1 10⁻28 ग्राम, और किलोग्राम में यहाँ पे -31, ठीक है। अब देखो जो प्रोटॉन का मास कितना था, 1.676 10⁻24, और यहाँ पे 28 और यहाँ पे 24, यानी कि प्रोटॉन है वो ज्यादा हैवियर है इलेक्ट्रॉन से। कितने टाइम, 1837 टाइम ज्यादा हैवियर कौन है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन एक लाइट पार्टिकल है, प्रोटॉन एक हैवियर पार्टिकल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो किससे निकाला था, 1.76 10⁸ कूलम। इसका कितना, 1.76 10⁻, इसका चार्ज बाय मास रेशियो कितना था, 9.58 10⁻4। यहाँ पे -1.76, इसे माइनस यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1, ठीक है। अब देखो जो इस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ, कहाँ से मिला, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। एक कोई ट्यूब ली गई थी,
कैथोड लगाए गए थे, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, और वो कोई डिस्चार्ज ट्यूब थी, ठीक है। ये एक फिलामेंट लगा दिया था। जब बैटरी से कनेक्ट किया तो कैथोड से कुछ रे निकली थी और वो जाकर एनोड की साइड जा रही थी। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कैथोड से निकली, नेगेटिव चार्ज से निकली है, तो वो क्या है, कैथोड रे। उन्हीं को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ठीक है। ये आपको सिर्फ मतलब थोड़ी सी नॉलेज के लिए, आपके जरूरी नहीं है। अब तीसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, ठीक है। न्यूट्रॉन एक रेडियो एक्टिव फिनोमिना से हमें इसकी डिस्कवरी की थी, एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है। अब देखो जो चार्ज है न्यूट्रॉन पे वो कितना है, 0 चार्ज है न्यूट्रॉन का, वो कितना है, 0। और जो इसका रिलेटिव मास जो वो कितना है, 1.083। अब्सोल्यूट मास कितना है, 1.675। ये याद करना, अब्सोल्यूट। रिलेटिव मास बिल्कुल याद नहीं करना, सबका 1 ही है लगभग, ठीक है। लेकिन ये याद करना 1.75 10⁻⁻24, ठीक है। अब देखो एक रेडियो चार्ज बाय मास रेशियो, न्यूट्रॉन के ऊपर मैंने बता दिया था चार्ज होता है वो 0 होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा चार्ज बाय मास रेशियो कितना आ जाएगा, 0। सीधा चार्ज बाय मास रेशियो पूछ लेता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। याद करना चार्ज बाय मास रेशियो। अब देखो रेडियो एक्टिव फिनोमिना से हमें न्यूट्रॉन मिला। ये उसने क्या किया था, रिएक्शन ली थी, बेरिलियम था 94, ये मैं बताऊंगी 4 9, अभी टॉपिक आएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। ये है एक अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल को हम अल्फा पार्टिकल, इसके बम्बार्डमेंट इसके ऊपर करवाई तो यहाँ से कार्बन का आइसोटोप निकला और एक क्या निकला, न्यूट्रॉन निकला, ठीक है। ये मैंने पहले लिख लिया था ताकि टाइम थोड़ा हमारा बचा रहे, तो आप इसको डायरेक्ट सीधा याद करोगे, ठीक है। अब देखो आगे। अब सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने क्या किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, उन्होंने एक मॉडल लिया था, एक मॉडल से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। एक मॉडल से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। अब देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी, जे थॉमसन ने, ठीक है। उन्होंने एक मॉडल लिया था, उन्होंने एक स्फीयर लिया, उस स्फीयर की जो रेडियस थी ना, स्फीयर की जो रेडियस थी वो थी 10⁻⁻8, ठीक है। स्फीयर ये याद नहीं करना, ये थोड़ा नॉलेज के लिए। ये स्फीयर लिया था जैसे थॉमसन ने, उसकी रेडियस थी 10⁸8। अब देखो इसने क्या किया था, इसने अपना जो मॉडल था वो तरबूज के बिल्कुल जैसा तरबूज होता है ना, उस टाइप से इसने अपना मॉडल सबको दिखाया था। मतलब क्या, जैसे देखो अब तरबूज है, तरबूज के अंदर जैसे बीज धसे हुए होते हैं ना, वैसे इसने ऐसे बोला कि इसके जो मॉडल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज है हर जगह, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज। जैसे तरबूज में, जैसे तरबूज के अंदर बीज धसे हुए होते हैं, वैसे इसके इलेक्ट्रॉन है वो इस स्फीयर के अंदर धसे हुए होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्फीयर और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे उसमें। अब देखो इसने क्या बोला, एक पलम प्लेडिंग मॉडल दिया था। अब बहुत सारी चीजें थी जो इसके मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, बहुत सारी चीजें जो आगे आई। भाई इलेक्ट्रॉन है वो तो अपनी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो इसके मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हुई। वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब कुछ भी इसके मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हुआ। बस इसने एक चीज को एक्सप्लेन किया था, सीधा पूछ लेगा, सिर्फ इसने एक ही चीज को एक्सप्लेन किया था। इसने अपने मॉडल के अंदर बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। मतलब क्या बोला इसने, जो इसका जो स्फीयर है, इसने इस स्फीयर को एक एटम माना था, इस एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया कि एक एटम के अंदर एक न्यूट्रल, एटम क्या होता है, एक कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, एक न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया। तो जे थॉमसन ने क्या किया, न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया। बाकी इसने अपने मॉडल के अंदर बहुत सारी चीजें देखो लेकिन कुछ तो किया। फर्स्ट ही मॉडल था, इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर ही होते, धसे हुए होते, वो देखो हमें आगे जाके पता चला। लेकिन इसने अपने मॉडल में एक चीज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आए
रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जी, ठीक है। थोड़ा इज्जत से नाम देते हैं साइंटिस्ट। हाँ देखो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब हमने रदरफोर्ड मॉडल, मैंने ये पहले सारा लिख लिया ताकि हमारा टाइम बचा रहे और समझाने का टाइम ज्यादा मिल जाए। रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था, ठीक है। उसने क्या किया, उसने किसकी खोज की थी, उसने न्यूक्लियस की, ठीक है। रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या बताया कि जैसे एक अल्फा रे है, अल्फा रे मैंने अभी बताया था, हीलियम अल्फा रे है, वो के पॉजिटिव चार्ज अल्फा रे है, ठीक है। उसने क्या किया, एक चैम्बर लिया, लेड चैम्बर, और यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल की प्लेट लगा दी, और ये है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट जो जिंक सल्फेट की प्लेट। इसने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव अल्फा रे है, उसकी बम्बार्डमेंट करवा दी गोल्ड फॉइल की स्टील पर, गोल्ड फॉइल पर अल्फा रे की बम्बार्डमेंट करवा दी, ठीक है। तो जब अल्फा रे है हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा रे हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे इसकी बम्बार्डमेंट यहाँ पर हुई, तो इसने जो कुछ ऑब्जर्वेशन देखी, कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली कि जो अल्फा पार्टिकल है ना, वो पास हुए स्ट्रेट लाइन में, मतलब यहाँ से सीधे निकल गई, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन थ्रू गोल्ड फॉइल से सीधे निकल गई। दूसरी क्या निकाली, सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय, देखो कुछ अल्फा पार्टिकल तो यहाँ से सीधे निकल गए बाहर, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल है जो कि कुछ एंगल पे यहाँ से देखो ये एंगल पे निकले, ठीक है। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल 180 के ऊपर वापस बैक हो गए, ठीक है। इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकाली, तीन टाइप की उसने चीज ऑब्जर्व की कि सम अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल बैक आ गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे निकल गए, ठीक है। अब देखो इसकी जो इसने जो कंक्लूजन निकाला यहाँ से, ये इसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था पोलोनियम का, ठीक है, ये चैम्बर लिया था। अब इसने कुछ कंक्लूजन निकाला यहाँ से, कंक्लूजन में क्या निकाला इसने, देखो कुछ अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल अंदर से निकल गए, इसका मतलब क्या है कि जो एक एटम है उसके अंदर एक स्पेस है, उसके अंदर एक खाली स्पेस है, तभी तो वो रे को अपने अंदर से पास होने दिया उसने। तो मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम एम्प्टी, मतलब उसके अंदर मोस्ट ऑफ स्पेस क्या है, खाली है, अल्फा पास्ट, जहां से अल्फा पार्टिकल पास कर गए, ठीक है। दूसरी, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ, कुछ बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल थे जो अपने पाथ से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर, एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमने पॉजिटिव की बम्बार्डमेंट करवाई है, पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसका मतलब इसमें कुछ तो पॉजिटिव चार्ज था जिससे वे रिपेल होकर कुछ एंगल के अंदर चल गए, कुछ एंगल में चल गए। और वेरी फ्यू फ्रैक्शन, मतलब 12 जा रहा है तो उसमें से सिर्फ एक वापस बैक हो गया, अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, बैक हो गया, बिल्कुल 180 के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल फ्रैक्शन में, ठीक है। वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल 180 इंडिकेट दैट पॉजिटिव चार्ज एंड मास, इसका मतलब क्या इंडिकेट करता है कि उसके अंदर, एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है जहां एटम का सारा मास कंसर्न है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो वो बहुत ही स्मॉल, मतलब अगर देखो अगर वो बहुत जगह पे फैला होता तो अल्फा पार्टिकल हर जगह से डिफ्लेक्ट होते, इसका हर जगह से तो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, बिल्कुल एक ही डिफ्लेक्ट है, क्या पता यहीं पे था और यहीं पे अल्फा पार्टिकल और वापस डिफ्लेक्ट हो गया, बिल्कुल स्मॉल, ये समझाने के लिए बिल्कुल स्मॉल, जहां से आया अल्फा पार्टिकल और वापस चला गया। इसका मतलब जो एटम का पूरा जो मास है ना, वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, उसके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब देखो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो रेडियस है, मतलब क्या, देखो पूरा एटम था, अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे आपस में, ठीक है। अल्फा पार्टिकल, ये पूरा एटम था, अल्फा पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, कुछ डिफ्लेक्ट, जो यहाँ पे न्यूक्लियस था, कुछ यहाँ पे आए ना, वो बैक गए, यहाँ पे आए वो बैक, कोई यहाँ से यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो गया, कई यहाँ से सीधे निकल गई, ठीक है। इसका मतलब ये सारा तो खाली स्पेस है, सिर्फ एक स्पेस ऐसा है जहाँ पॉजिटिव चार्ज है जो इसको डिफ्लेक्ट कर रहा। तो एटम के मुकाबले इसका साइज तो बहुत ही छोटा है, तो एटम का जो साइज है वो 10⁻⁸ है, और जो न्यूक्लियस का साइज है वो क्या है, 10⁻⁵ टाइम्स कम है, 10⁻⁵ टाइम
इससे कम है, न्यूक्लियस का जो साइज है एटम के साइज से 10⁵ टाइम कम है। वो तो दिख ही रहा है, एक ये एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसका साइज तो इससे छोटा ही होना था, तो कितना छोटा है, 10⁵ टाइम छोटा है। ठीक है, अब इस जो न्यूक्लियस एटम का साइज है वो तो 10⁻⁸ है, तो ये इससे इतना छोटा, तो इसका साइज कितना हो गया, 10⁻13। न्यूक्लियस का साइज कितना हो गया, 10⁻13। ये इसने कुछ कंक्लूजन निकाले जब इसने एक्सपेरिमेंट किया, अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान इसने कुछ कंक्लूजन बताए थे। अब इसकी कुछ ड्रॉबैक थी, देखो इसने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, न्यूक्लियस का पता चल गया, एटम का पता चल गया, न्यूक्लियस का सारा जो मास कंसर्न है वो कहाँ है, एटम के अंदर बिल्कुल मिड में है, ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसने कुछ ड्रॉबैक थे इसके, इसने क्या बताया अपने जो एक्सपेरिमेंट है, इसने जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट किया तो इसने कुछ अपने फीचर बताए कि जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अराउंड रिवॉल्व करता है। अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड नेगेटिव चार्ज इसके अंदर, इसके बाहर रिवॉल्व करता है, ठीक है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तहत, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तहत। तो इसकी कुछ ड्रॉबैक निकली। ड्रॉबैक क्या है इसकी, पहले जो मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, एनी कंसंट्रेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। एक मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, उसने अपने एक स्टेटमेंट में बोला था, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो रेडिएशन को छोड़ेगा, ठीक है, जब भी वो रिवॉल्व करेगा या जब भी वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, वो एक रेडिएशन को एमिट करेगा और एनर्जी को लॉस करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा और रेडिएशन को एमिट करेगा। लेकिन अब ये रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व तो कर रहा है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तहत, तो उसको एनर्जी भी तो लॉस करनी चाहिए ना, तो एनर्जी लॉस करनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, अगर वो एनर्जी को लॉस कर देगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, लॉस करता करता इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन था, ये न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन राउंड करता 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 न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड कर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो यही बनेगा ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका ये एक ड्रॉबैक था। मतलब क्या है, इस ड्रॉबैक से सीधा है, जैसे मैंने बताया थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया पूरे एक्सपेरिमेंट में, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को तो एक्सप्लेन कर दिया, साइज को भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन कितना स्टेबल है कितना नहीं, लाइन स्पेक्ट्रा डिस्कार्टेड स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो रदरफोर्ड एक इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा ध्यान देना इसकी तरफ, मैंने जितना उसके करवाने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखो अब कुछ टर्म है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है, हर बार पूछ लेता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, देखो एटॉमिक नंबर, पहले तो एक ये डेफिनेशन है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि मोसले ने क्या बोला एटॉमिक नंबर के बारे में। मोसले ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू मोसले लॉ ऑफ एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू मोसले लॉ ऑफ एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल देन इट्स एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है, ज्यादा हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे अब यही नहीं पता एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते, क्लोरीन 35 17, जो ये 17 है ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये 35 होता है एटॉमिक मास, ठीक है, ये एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब देखो इस क्लोरीन में बहुत सारे बच्चों को तो सारी चीजें पता होगी, लेकिन कईयों को तो कुछ भी नहीं पता, ठीक है, सच्चाई है ये। अब इसमें मैं प्रोटॉन बताती हूँ, प्रोटॉन कितने होते हैं, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन एक एटम के अंदर बच्चों, एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वल होते, तभी तो न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है एटम, तो एक एटम के अंदर प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ये 17 एटॉमिक नंबर है ना, ये हमारे पास किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन 17, इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे 17,
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ये 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 ही प्रोटॉन होते हैं। अब जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन वो किसके इक्वल होता है? जो एटॉमिक मास होता है ना अपना, जो एटॉमिक मास में से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकलाता है? न्यूट्रॉन। जैसे 35 में अगर मैं 17 माइनस कर दूं तो जो 18 है ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन। देखो एक एटम के अंदर 3 चीजें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो हमें निकालना भी आना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे। प्रोटॉन होता है ना जो बच्चों, जो प्रोटॉन है वो उसकी जो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तभी तो हमने जैसे थॉमसन भी पढ़ा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है, रदरफोर्ड भी पढ़ा न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है। तो एक प्रोटॉन के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है एटॉमिक नंबर के इक्वल। इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर के इक्वल। तो एटॉमिक नंबर के इक्वल अगर इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास जो प्रोटॉन है वो भी इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 17 प्रोटॉन है, 17 है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें न्यूट्रॉन पता चल रहा है, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं? अगर हम एटॉमिक मास में से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसमें से माइनस कर दे तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब एक कंसेप्ट है जो पूछते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखो टीजीटी में सीधा ही पूछ लेता है आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, इनके बारे में बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट बहुत है। आइसोटोप क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो जिसका सेम हो बट एटॉमिक मास जिसका अलग हो। जैसे हाइड्रोजन के सबने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है? 3 आइसोटोप है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन, ठीक है। 3 है आइसोटोप हाइड्रोजन के, ठीक है। इसका जो ये नंबर तो बिल्कुल सेम है। ये क्या है हमारे पास? और ये क्या हमारे पास? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। तो आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। वो क्या होता है हमारे पास? आइसोटोप, ठीक है। अब आ गया आइसोबार। आइसोबार में क्या होगा? आइसोबार भी बोलते हैं इसको, आइसोबार, जिसके पास मास नंबर सेम हो, एटॉमिक मास सेम हो। जैसे आर्गन ले रखा है 40 और 18, कैल्शियम 40 और 20। अब देखो ये बिल्कुल सेम है, ये अलग है, ठीक है। यानी कि मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अब आपको कोई और एग्जांपल कुछ भी दे दे, आपको तो यही देखना ना कि ये दोनों तो सेम हो और ये दोनों डिफरेंट है। तो ये क्या होएगा? ये क्या होएगा? आइसोबार होएगा, ठीक है। अब तीसरा आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन। आइसोटोन में क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी। जैसे कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 15 7 और ऑक्सीजन 16 और 8। अब देखो न्यूट्रॉन मैंने आपको निकालना सिखाया था। न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है? मास में से, मास नंबर में से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आता है? न्यूट्रॉन निकल आता है। कितने हो गए? 8, ठीक है। नाइट्रोजन मास में से अगर हम ये माइनस कर दें 8, ठीक है। न्यूट्रॉन ऑक्सीजन का, ये किसका है? कार्बन का। ये किसका है? नाइट्रोजन का। अब देख 16 में से 8 माइनस किया तो क्या आएगा? 8। ये किसका? ऑक्सीजन का। तो ये कितना हुआ? न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन से तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोन बोलते हैं, ठीक है। एक टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, एक टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन, आइसो सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे देखो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन एक नोबल गैस है, ठीक है। नियोन एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो ये इसमें क्या होएगा? सॉरी, ऑक्सीजन के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 8। उसके अंदर कितने जोड़ दिए? 2। कितने हो गए? 10, ठीक है। इसके पास कितने हैं? 9 + 1 कितने हो गए? 10 और इसके पास 10 है, ठीक है। तो ये क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब आ गया आइसोडायस्फीयर। देखो इसको ये ऐसे ही समझा देती हूँ, ये थोड़ा अलग है तो थोड़ा ध्यान देना। आइसोडायस्फीयर, सेम नंबर ऑफ आइसोटोपिक नंबर,
सेम आइसोटोपिक नंबर क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन, अगर हम उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे, न्यूट्रॉन में से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे तो क्या आएगा, आइसोडायस्फीयर। जैसे यूरेनियम का हमारे पास था, यूरेनियम 235 और एक था थोरियम 231। अगर न्यूट्रॉन 235 में से 92 को माइनस किया, 235 न्यूट्रॉन निकालेंगे पहले तो हम न्यूट्रॉन ही निकालेंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। मास नंबर इतना, एटॉमिक नंबर 92, 143 आ गया, ये आ गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में से अगर हम फिर से क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। न्यूट्रॉन 143 में से अगर हम जड़ को माइनस कर दे तो कितना आ गया, 51। सेम यहाँ पे न्यूट्रॉन में से 231 में से पहले हमने न्यूट्रॉन निकाले 141 में से अगर हम 90 माइनस कर दे, जड़ माइनस कर दे तो बिल्कुल सेम। ये मैंने हाफ चैप्टर आज करवाया, हाफ चैप्टर मैं कल करवाऊंगी, ठीक है। होप्स आपको पसंद आया, थैंक यू।